आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का कर चुके थे, उससे आगे का आज करेंगे। अब देखेंगे पहला प्रश्न है हम लोग के सामने, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? क्या है प्रश्न? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को जो वापस किया गया था, तो उस समय कौन गवर्नर थे, किनके द्वारा वापस किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। उसके बाद देखेंगे बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? किस गवर्नर के शासनकाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। मतलब ये बंगाल विभाजन यानी बंगाल को जो है दो भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। यह कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। फिर आगे चलकर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। पूछा जाता है बंगाल विभाजन को किसने समाप्त किया, या किस गवर्नर के द्वारा समाप्त किया गया, या किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया, कब समाप्त कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। किस गवर्नर के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो बंगाल विभाजन जो वापस किया गया 1911 ईस्वी में, किस गवर्नर के शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? क्या है प्रश्न? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो होती है कब होती है? तो लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? क्या है प्रश्न? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, किस दल की? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1933 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1934 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1926 ईस्वी। तो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1934 ईस्वी। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1934 ईस्वी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया? तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ गुरदयाल सिंह 1916, ऑप्शन बी में दिया हुआ चंद्रशेखर आजाद 1920, ऑप्शन सी में दिया हुआ लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन डी में दिया हुआ सोहन सिंह भाखना 1918। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल ने। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब हुआ था स्थापना? तो 1913 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही
आरएसएस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आरएसएस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1913 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1925 केवी हेडगेवार, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1928 लालचंद। तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में किसने किया था? तो केवी हेडगेवार। किसने किया था? केवी हेडगेवार। कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किसने किया था? केवी हेडगेवार ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। क्या है प्रश्न में? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून को किस तिथि को भंग किया? तो देखेंगे क्या कहा जा रहा है, गांधी जी ने नमक कानून को किस तिथि को भंग किया? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी में दिया हुआ 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी में दिया हुआ 6 अप्रैल 1930 को, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ 25 मई 1930 को। तो नमक कानून को गांधी जी जो है किस तिथि को भंग किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब भंग किए थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। वही दांडी यात्रा जो गांधी जी के द्वारा किया जाता है, तो ये दांडी यात्रा ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर जब टैक्स लगा दिया जाता है तो इसी के विरोध में दांडी यात्रा होता है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी क्या करते हैं? नमक कानून को भंग करते हैं। समुद्र की पानी से दांडी पहुंचकर समुद्र की पानी से नमक बनाते हैं और नमक कानून को क्या करते हैं? भंग करते हैं। कब कब हुआ गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यानी हिंद स्वराज पुस्तक जो है उनके लेखक कौन है? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन बी में दिया हुआ गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन डी में दिया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। कौन सा पुस्तक? तो हिंद स्वराज पुस्तक। तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। उसके बाद एक और पुस्तक आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक के भी लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया पुस्तक या पूछा जाए हिंद स्वराज, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज या यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किस पार्टी की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। किस पार्टी की स्थापना की गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। कब? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ताशकंद में। कहाँ पर? ताशकंद में। तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में दिया हुआ एम.एन. जोशी, ऑप्शन सी में दिया हुआ सत्यभक्त, ऑप्शन डी में दिया हुआ एम.एन. राय। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा एम.एन. राय। क्या हो जाएगा सही जवाब? एम.एन. राय। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ अब्दुल लतीफ ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ आगा खान ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ सैयद अहमद खान ने, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ नवाब बकर उल मुल्क ने। तो अलीगढ़ आंदोलन कौन सा आंदोलन है? अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन होता है? तो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। पूछा जाता है सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को। 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इनके संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या है सवाल? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ दयानंद सरस्वती,
ऑप्शन बी में दिया हुआ राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में दिया हुआ स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में दिया हुआ रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आगे है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? तो आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया हुआ मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी में दिया हुआ मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी में दिया हुआ चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? क्या है सवाल? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो अब देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी में दिया हुआ 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी में दिया हुआ 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1 मार्च 1932 को। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था किस तिथि को? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1 मार्च 1932। किस तिथि को घोषित किया गया था? 1 मार्च 1932 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? क्या है प्रश्न? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है राधाकांत ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ विवेकानंद ने, ऑप्शन डी में दिया हुआ दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? क्या है प्रश्न? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका फॉरवर्ड ब्लॉक के। अब देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ M.N. राय, ऑप्शन बी में दिया हुआ सत्यभक्त, ऑप्शन सी में दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में दिया हुआ N.M. जोशी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? क्या है क्वेश्चन? वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपाधि? तो सरदार की उपाधि किसान आंदोलन में दिया गया था। किस किसान आंदोलन में? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ बारदोली, ऑप्शन बी में दिया हुआ अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिया हुआ खेरा, ऑप्शन डी में दिया हुआ चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी किस किसान आंदोलन में? तो बारदोली किसान आंदोलन में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी को। पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? किस राज्य में? तो गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। वहीं पर महिलाओं की ओर से, किनके ओर से? वहां की महिलाओं की ओर से। बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी जाती है? तो सरदार की उपाधि। किसकी उपाधि दी जाती है? तो सरदार की उपाधि दी जाती है। किस किसान आंदोलन में? तो बारदोली किसान आंदोलन में। कहां पर हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। किसके तरफ से दिया जाता है इनको सरदार की उपाधि? तो वहां की महिलाओं की ओर से। बारदोली सत्याग्रह में भाग लेने वाली महिलाओं की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया जाता है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे अगला सवाल है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस आंदोलन का? तो असहयोग आंदोलन का। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी में दिया हुआ अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिया हुआ नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी में दिया हुआ दिसंबर 1920 नागपुर।
तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का क्या कहते हैं का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखेंगे क्या कहते हैं, पूछा जाता असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया जाता है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया जाता है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा घटना जो हुआ था गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर, तो इसी वजह से 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या किया जाता? स्थगित कर दिया जाता। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन से शुरू हुआ? क्या प्रश्न? भारत में खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1930 तुर्की, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1920 अरब, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1920 फ्रांस, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1920 जर्मनी। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी तुर्की। 1930 ईस्वी तुर्की के समर्थन में। तो पूछा जाता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो शौकत अली और अली बंधु। शौकत अली और अली बंधु, ये भारत में क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। शौकत अली और दूसरा अली बंधु, ये दोनों भाई ही थे और यह दोनों भाई क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। कहां पर? तो भारत में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? क्या है प्रश्न? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1929 ईस्वी। क्या है प्रश्न? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कौन? अली मुसलियार। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ रंपा विद्रोह, ऑप्शन बी में दिया हुआ खोंड विद्रोह, ऑप्शन सी में दिया हुआ संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी में दिया हुआ मोपला विद्रोह। तो अली मुसलियार कौन थे? अली मुसलियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसलियार जो है ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का? तो मोपला विद्रोह का। पूछा जाता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मोपला विद्रोह? तो केरल में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति जो है तुर्की में कब संपन्न हुई? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1924 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1930 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1919 में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1920 में। तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब किया गया था? तो देखेंगे इनका सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी में। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस पार्टी की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ MN राय, ऑप्शन बी में दिया हुआ PN राय, ऑप्शन सी में दिया हुआ PC राय, ऑप्शन डी में दिया हुआ AK सेन। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? MN राय। क्या हो जाएगा सही जवाब? MN राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो MN राय। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे या भारत आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है भारत कब आए थे? कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1891 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1893 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1915 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1916 ईस्वी। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। और जब 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए तो गांधी जी के द्वारा
भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। भारत क्या कहते हैं, गांधी जी जब भारत लौटे 1915 ईस्वी में, तो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह पूछा जाता है, कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्या है प्रश्न? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रथम, ऑप्शन बी में दिया हुआ द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तृतीय, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चतुर्थ। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931 ईस्वी में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 ईस्वी में। गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या हो जाएगा सही जवाब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग या पूछा जाता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन या साइमन आयोग कब भारत आए थे? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1922 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1924 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1927 में, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1928 में। तो साइमन आयोग जो है भारत कब आए थे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत जो है आगमन होता है, यानी भारत आते हैं। और साइमन कमीशन जो भारत आते हैं, इसमें साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे सभी क्या थे? तो सभी अंग्रेज सदस्य थे। साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? तो अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, सातों का सातों अंग्रेज थे। इसीलिए व्हाइट कमीशन के नाम से भी साइमन कमीशन को जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या है सवाल? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस दल की? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1929 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1930 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ 1931 में, ऑप्शन डी में दिया हुआ 1934 में। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1934 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? किसकी उपाधि? तो महात्मा की उपाधि। किसको? तो गांधी जी को। तो देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ श्रीमती एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी में दिया हुआ रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन डी में दिया हुआ अबुल कलाम आजाद ने। तो देखेंगे, गांधी जी को महात्मा का उपाधि देने वाले कौन हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने, या इसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो महात्मा गांधी को गांधी का उपाधि देने वाले कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। अब देखेंगे, यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किनके राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारत का क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है INC या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके प्रथम महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट।
प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को कहा जाता है। उसके बाद अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम आजाद। गांधी जी को महात्मा का उपाधि देने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किनको बनाया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ लॉर्ड जॉर्ज ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ विंस्टन चर्चिल ने, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन डी में दिया हुआ एटली ने। तो सांप्रदायिक निर्णय लेने की घोषणा किसने की थी? निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने। उसके बाद आगे देखेंगे विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल जो है, ये विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। पूछा जाता है किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। उसके बाद एटली, तो ये लॉर्ड क्लेमेंट एटली के बारे में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली। लॉर्ड क्लेमेंट एटली। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। क्या प्रश्न? तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ व्यापारियों पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ श्रमिकों पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ किसानों पर। तो तीन कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर। ये तीन कठिया प्रणाली क्या था? तो इसमें ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा ये नियम लागू किया गया था कि किसान को अपने 20/3 भाग पर, यानी कि एक बीघा में से 3 कट्ठा भूमि पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। कितना पर? एक बीघा में से 3 कट्ठा खेतों पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को तीन कठिया पद्धति कहते हैं। और ये तीन कठिया पद्धति जो है कब किस प्रकार समाप्त हुआ था? तो इसी तीन कठिया पद्धति के लिए चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जिसमें गांधी जी का अहम रोल होता है। किसमें? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? यही तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। यही तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर। किन पर लागू हुआ था? तो किसानों पर। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ताना भगत या ताना भगत, दोनों नाम से जाना जाता है। ताना भगत या नहीं तो ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ संथालों में, ऑप्शन बी में दिया हुआ कोलो में, ऑप्शन सी में दिया हुआ भीलों में, ऑप्शन डी में दिया है ओरबो में। तो ये ताना भगत आंदोलन जो है ये ओरबो में हुआ था। किसमें हुआ था? ओरबो में। ये हमारे भारत देश के जनजाति समुदाय है। इन जनजाति समुदाय को ही हम लोग आदिवासी क्या कहते हैं? जनजाति समुदाय। और ओरबो में, यानी ये ताना भगत आंदोलन जो है किन आदिवासियों में हुआ था? तो ओरबो में। ओरबो ये आदिवासी थे। ओरबो जनजाति आदिवासी समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? तो आदिवासियों समुदाय के थे। इसी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता समाप्ति की स्थापना कहाँ की गई? किसका? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? क्या प्रश्न? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? किसका? तो भारतीय स्वाधीनता समिति का। तो देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ काबुल में, ऑप्शन बी में दिया हुआ पेशावर में, ऑप्शन सी में दिया हुआ जर्मनी में, ऑप्शन डी में दिया हुआ कनाडा में। तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर हुई थी? तो जर्मनी में। तो कुल मिलाकर हम लोग 45 क्वेश्चन आंसर किए हैं ऑब्जेक्टिव का। किस सब्जेक्ट का? तो हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री का चौथा चैप्टर था, भारत में राष्ट्रवाद। इसको हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। किसका? भारत में राष्ट्रवाद। ये पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। किस चैप्टर का? तो भारत में राष्ट्रवाद का। पिछले क्लास में हम लोग 15 तक चले थे। 15 के आगे 16 से लेकर 45 तक आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ठीक है,
इसी के साथ हम लोग आज का क्लास का समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के क्लास में इतना ही।